हम जानते हैं कि द्विपदों बाइनोमियल्स को हल करना थोड़ा कठिन होता है। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं और पता करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास द्विपद a जमा b है। ये द्विपद है क्योंकि यहाँ दो पद हैं। चलिए इसकी घात शून्य लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी शून्येतर मतलब नॉन जीरो संख्या की घात शून्य लेने पर हमेशा 1 प्राप्त होता है। चलिए a जमा b की घात 1 लेते हैं और देखते हैं कि क्या मिलेगा। तो इसकी घात 1 लेने पर a जमा b प्राप्त होगा। अब अगर हम a जमा b की घात 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा? अगर आपने कभी द्विपद की घात को बढ़ाने का अभ्यास नहीं किया है तब आप कह सकते हैं कि यहां a का वर्ग जमा b का वर्ग होगा, लेकिन यह गलत होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह हल किया है तो ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, a जमा b का वर्ग बराबर a का वर्ग जमा b का वर्ग नहीं होता है। ये a जमा b गुणा a जमा b होता है। अब अगर हम इसे हल करते हैं तो हमें a गुणा a बराबर a का वर्ग जमा a गुणा b बराबर ab जमा b गुणा a बराबर ab जमा b गुणा b बराबर b का वर्ग प्राप्त होता है। यहां हमारे पास a b 2 बार हैं, तो हम इनका योग करेंगे। इसलिए यहां ये a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग हो जाता है। अब ये थोड़ा रोचक हो गया है। चलिए देखते हैं कि a जमा b की घात 3 लेने पर क्या प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद से हल करने की कोशिश करें। हम a जमा b की घात 3 बराबर a जमा b की घात 2 गुणा a जमा b लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब है कि हमें इसमें a जमा b से गुणा करना है। तो चलिए इसे a जमा b से गुणा करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले b से इस व्यंजक को गुणा करते हैं। चलिए इसे हरे रंग से लिखते हैं। तो यहां b गुणा b का वर्ग बराबर b की घात 3 है। फिर b गुणा 2ab बराबर 2a गुणा b का वर्ग होगा। फिर b गुणा a का वर्ग बराबर b गुणा a का वर्ग होगा। या हम इसे a का वर्ग गुणा b भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने b से इस पूरे व्यंजक को गुणा कर लिया है। अब a से इस व्यंजक को गुणा करते हैं। तो यहां a गुणा b का वर्ग बराबर a गुणा b का वर्ग होगा। फिर a गुणा 2ab बराबर 2 गुणा a का वर्ग गुणा b होगा। और अंत में a गुणा a का वर्ग करने पर a की घात 3 प्राप्त होगा। अब अगर हम इनका योग करते हैं तो हमें a की घात 3 जमा यहां हमारे पास एक a का वर्ग गुणा b का पद है और यहां a का वर्ग गुणा b के 2 और पद हैं। इसलिए यहां ये 3a का वर्ग गुणा b जमा ये 3a गुणा b का वर्ग होगा। यहां ये a गुणा b का वर्ग के 2 पद हैं और a गुणा b के वर्ग का एक और पद यहां है। इसलिए ये 3a गुणा b का वर्ग जमा अंत में b की घात 3 है। तो इस प्रकार द्विपद की घात 3 लेकर हल करने में ज्यादा समय लगा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम a जमा b की घात 4 लेते हैं तो ये कितना कठिन होगा। या अगर हम a जमा b की घात 10 या a जमा b की घात 20 लेते हैं तब तो इसे हल करने में इससे काफी ज्यादा समय लगेगा और साथ ही इसे हल करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। इस तरह की स्थिति में हम द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि द्विपद प्रमेय क्या होता है। मैं इसे यहां लिखता हूं, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय के अनुसार मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विपद है जो a जमा b की घात n है। अब हम यहां योग के संकेतन का प्रयोग करेंगे जिसे पहली बार देखने में थोड़ा अटपटा लगता है। तो द्विपद प्रमेय के अनुसार ये सिग्मा है और यहां k का मान 0 से n तक है। ध्यान दें, यहां ये n और ये n समान है। अब यहां NCK लिख सकते हैं। वास्तव में हम n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में k वस्तुओं से बने संचय यानी कॉम्बिनेशन को प्रतीक NCK से प्रकट करते हैं। तो यहां NCK गुणा a की घात n घटा k गुणा b की घात k होगा। यह सब थोड़ा जटिल लग रहा है, इसलिए सबसे पहले NCK का मतलब समझ लेते हैं। तो संचय के अनुसार NCK बराबर n क्रम गुणित बटा k क्रम गुणित गुणा कोष्ठक में n घटा k क्रम गुणित फैक्टोरियल होता है। मैं इसे दूसरे रंग में लिख देता हूं। चलिए अब इसे प्रश्न में लागू अप्लाई करते हैं।
अब एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसे हल करना हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। उदाहरण के लिए a जमा b की घात 4 लेते हैं। आइए अब इसे हल करते हैं। हम यहां रंग का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे इसे समझना आसान हो जाएगा। तो यहां ये a जमा b है। मुझे रंग बदलने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए उपयोगी है। तो अब इस a जमा b की घात 4 लेते हैं। द्विपद प्रमेय के अनुसार ये सिग्मा है, जिसे यहाँ k बराबर 0 से 4 तक के योग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ 4ck गुणा a की घात 4 घटा k गुणा b की घात k लिखते हैं। अब देखते हैं कि इसे हल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसका योग करते हैं। जब हम यहाँ k बराबर 0 से शुरू करते हैं तो यहाँ 4c0 गुणा a की घात 4 घटा 0 यानी 4 गुणा b की घात 0 यानी 1 होगा। लेकिन यहाँ 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसे यहाँ नहीं लिखेंगे। तो k बराबर 0 लेने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहाँ k बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ जमा इसका गुणांक कोएफिशिएंट 4c1 होगा और इसके बाद गुणा a की घात 4 घटा 1 यानी a की घात 3 फिर b की घात 1 होगा। तो यहाँ जमा इसका गुणांक 4c2 गुणा a की घात 4 घटा 2 यानी a का वर्ग है। हम यहाँ एक पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ a की घात 4 है, फिर यहाँ a की घात 3 है, फिर यहाँ a की घात 2 है। तो चलिए अब यहाँ गुणा b की घात 2 लिखते हैं। अब हम फिर से एक पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ b की घात 0, फिर यहाँ b की घात 1, फिर यहाँ b की घात 2 है। हमें अभी 2 पद और जोड़ने हैं। तो यहाँ जमा 4c3 गुणा a की घात 4 घटा 3 यानी a की घात 1 गुणा b की घात 3 लिखते हैं। इसके बाद हमें एक और पद लिखना है। तो जमा 4c4 क्योंकि यहाँ k का मान 4 है और ये हमारा अंतिम पद है क्योंकि हमें k का मान 0 से 4 तक लेना है। तो यहाँ गुणा a की घात 4 घटा 4 यानी 0 बराबर 1 गुणा b की घात 4 लिखते हैं। इस तरह हमने इसे प्रसारित रूप में लिख लिया है। अब हमें 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4 का मान निकालना है। तो चलिए इनका मान निकालते हैं। इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 4c0 बराबर 4 क्रम गुणित बटा 0 क्रम गुणित गुणा कोष्ठक में 4 घटा 0 क्रम गुणित यानी 4 क्रम गुणित होगा। यहाँ 0 क्रम गुणित बराबर 1 होगा, इसलिए इस पूरे व्यंजक का मान 1 होगा। तो यहाँ इसका गुणांक भी 1 होगा। अब 4c1 का मान पता करते हैं। तो 4c1 बराबर 4 क्रम गुणित बटा 1 क्रम गुणित गुणा कोष्ठक में 4 घटा 1 यानी 3 क्रम गुणित होगा। चलिए इसे हल करते हैं। 1 क्रम गुणित बराबर 1 होता है और 4 क्रम गुणित बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है और 3 क्रम गुणित बराबर 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। चलिए इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा 3 गुणा 2 गुणा 1 है और इसे हल करने पर हमारे पास सिर्फ 4 बचता है, इसलिए ये गुणांक 4 होगा। अब 4c2 का मान पता करते हैं। तो 4c2 बराबर 4 क्रम गुणित बटा 2 क्रम गुणित गुणा 4 घटा 2 यानी 2 क्रम गुणित होगा। चलिए इसे हल करते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा दाईं तरफ कर लेता हूं। तो यहां ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा 2 क्रम गुणित बराबर 2 होता है, इसलिए यहां ये 2 गुणा 2 होगा और यहां 2 गुणा 2 बराबर 4, इस 4 से रद्द हो जाएगा। इसलिए अब हमारे पास सिर्फ 3 गुणा 2 गुणा 1 बचता है, जिसका गुणनफल 6 होगा। तो इस गुणांक का मान 6 होगा। अब 4c3 का मान पता करते हैं। चलिए इसे यहां हल करते हैं। तो 4c3 बराबर 4 क्रम गुणित बटा 3 क्रम गुणित गुणा ये 4 घटा 3 यानी 1 क्रम गुणित होगा। हम पहले ही इसका मान निकाल चुके हैं क्योंकि यहाँ ये और ये बिल्कुल समान मान है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 क्रम गुणित और 3 क्रम गुणित के स्थान आपस में बदले हैं। तो हम पहले ही पता कर चुके हैं कि इसका मान 4 होगा, तो यहाँ इसका गुणांक 4 होगा। अब 4c4 का मान पता करते हैं। तो 4c4 बराबर 4 क्रम गुणित बटा 4 क्रम गुणित गुणा 0 क्रम गुणित होगा, जो कि यहाँ इसके बराबर है और हमने इसका मान 1 निकाला था, तो यहाँ इसका गुणांक 1 होगा। इस तरह हमने इसे हल कर लिया है। तो हमने यहाँ a जमा b की घात 4 का मान निकाल लिया है, जो कि इस प्रकार है।
1 गुणा ए की घात 4 जमा 4 गुणा ए की घात 3 गुणा बी की घात 1 जमा 6 गुणा ए की घात 2 गुणा बी की घात 2 जमा 4 गुणा 1 गुणा बी की घात 3 जमा बी की घात 4। चलिए इसे यहां लिख लेते हैं। तो ये ए की घात 4 जमा 4 ए की घात 3 गुणा बी जमा 6 ए का वर्ग गुणा बी का वर्ग जमा 4 ए गुणा बी की घात 3 जमा बी की घात 4। हम यहां एक पैटर्न देख सकते हैं, मतलब यहां इनके गुणांक के बीच कुछ समानता है। जैसे कि ये 1 है, ये 4 है, इस मध्य पद का गुणांक 6 है और यहां भी ये 4 है और ये 1 है। इसके अतिरिक्त हम एक और पैटर्न देख सकते हैं, जैसे कि यहां ए की घात 4 है, ये ए की घात 3 है, इसके बाद ए की घात 2 है, फिर ए की घात 1 है और यहां ए की घात 0 है। अब यहां बी की घात 0 है क्योंकि इसका मान 1 है, ये बी की घात 1, ये बी का वर्ग है, ये बी की घात 3 है और ये बी की घात 4 है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने द्विपद प्रमेय मतलब बाइनोमियल थ्योरम को लागू करना सीख लिया है। अब आपको द्विपद प्रमेय से संबंधित प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए।